तो हर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे और इन्जॉयफुल तरीक़ों से हैप्पी होंगे। मैं अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर पे आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2, जिसको हम लोग कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। यह डिस्कशन हम लोग एनसीईआरटी के बुक से करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो प्रश्न है उसी को हम लोग इसमें अच्छे से डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर को इसमें हम लोग अच्छे से करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि उनके पास पढ़ाई से रिलेटिव वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जीव जगत का वर्गीकरण, सबसे पहले जानते हैं जीव जगत का वर्गीकरण होता क्या। वर्गीकरण मतलब क्या होता है, ठीक है। वर्गीकरण मतलब होता है जीव जगत को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना, अलग अलग भागों में बांटना। जैसे आप देखते हैं कि घर में कि आप चावल के लिए अलग रखते हो, आटा को अलग चीज़ में रखते होंगे, दाल को अलग में रखते होंगे, यानी कि सबको अलग अलग करके आप लोग रखते होंगे। उसी तरह से हम लोगों का जो जीव जगत है उसको भी अलग अलग बांटा गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की पद्धति में समय के साथ साथ परिवर्तन की व्याख्या करें। कि जो वर्गीकरण जो प्रणाली है उसको समय समय पर किस तरह से वह अलग अलग हुआ था, ठीक है। तो पर इसका आंसर देख लेते हैं कि वर्गीकी पद्धति जीवों को उसके लक्षणों की समानता और असमानताओं के आधार पर समूह उपसमूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। प्रारंभिक पद्धति कृत्रिम थी, मतलब जो पहले था एकदम कृत्रिम, भगवान के द्वारा बनाया गया, ठीक है। उसके पश्चात प्राकृतिक तथा जाति वित्तीय वर्गीकरण पद्धति का विकास हुआ, ठीक है। उसके तो पहला है तो किस तरह से वर्गीकरण, पहले में क्या किया गया था, कृत्रिम वर्गीकरण था, है ना। प्राकृतिक कृत्रिम था, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण में जो वर्गीकरण में जो होता है वो अधिलक्षणों या पुमंग के आधार पर पुष्पीय पौधे का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें क्या किया गया था कि जो पुष्पीय पौधे हैं उसके फूलों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक है। पुमांग के आधार पे जो पुष्प का जो नर जनन अंग होता है उसे क्या कहते हैं, पुमंग के आधार पे पुमंग, और स्त्री के नर जनन अंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्यायांग बोलते हैं। इसी के आधार पे पुष्प के फूलों के आधार पे क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया था, कैलोरस लिनियस ने पुमंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। परंतु कृत्रिम लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण में जिन पौधे के समान लक्षण थे उन्हें अलग 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 तथा उसके लक्षण असमान थे उन्हें एक समूह में रखा गया। वर्गीकरण की दृष्टि से सही नहीं था, यह वर्गीकरण आज प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। क्या किया कि कैलोरस लिनियस ने क्या किया था कि फूल में देखेंगे कौन सा पुमंग के आधार पर कर दिया उनका विकास। जैसे फूल का नर जनन अंग जो होता है उसे बोलते हैं पुमंग। तो उसी के आधार पे कैलोरस लिनियस ने सबसे पहले क्या किया, वर्गीकृत किया गया, ठीक है। परंतु यह अभी हम लोग इसका अभी आजकल इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है प्राकृतिक वर्ग की पद्धति। दूसरा क्या, प्राकृतिक वर्ग की पद्धति के आधार पे किया, ठीक है। प्राकृतिक वर्ग की पद्धति में पौधे के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उन्हें वर्गीकृत किया गया। पौधे के समानता निश्चित करने के लिए उन्हें सभी लक्षणों विशेषता पुष्प के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पौधे के आंतरिक यानी कि अंदर की संरचना जैसे शारीरिक, भ्रूणिक, फाइटोकेमिस्ट्री आदि को भी वर्गीकरण करने में सहायक माना जाता है, ठीक है।
तो अभी क्या किया जाता है कि सब तरह से पौधे को देखा जाता है, ना कि सिर्फ फूल को देखा जाता है। पुष्प के अंदर के आंतरिक भाग को देखा जाता है, उसके शरीर के बनावट को देखा जाता है, सब तरह से देखा जाता है कि पौधे के आवृतबीजी है, आवृतबीजी का प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर, ठीक है, आवृतबीजी, ठीक है, यानी कि जो बीज के अंदर कवर रहेगा, है ना, तो उसके आधार पे क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो किसने सर्वप्रथम तो किसने वर्गीकरण किया, तो जॉर्ज वेंथरम ने क्या किया, तथा जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसके उन्होंने जेनेरा प्लेंटरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। यह वर्गीकरण पौधे की प्रायोगिक कार्यों के लिए अत्यंत सुगम तथा प्रचलित वर्गीकरण है, ठीक है। दो वैज्ञानिक ने थे, उन्होंने आवृतबीजी प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर, जो पौधा का जो होता है आवृतबीजी और आवृतबीजी प्राकृतिक के आधार पर दो वैज्ञानिक का नाम क्या था, जॉर्ज वेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया, जिन्हें जेनेरा प्लेंट्रियम नामक पुस्तक में इसे क्या किया गया, व्याख्या किया गया। दूसरा है जाति वृत्तीय वर्गीकी पद्धति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक ठीक है। इस प्रकार के वर्गीकरण पौधे को उनके विकास, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षणों में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। विभिन्न कुलों एवं वर्गों के इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें वंशानुक्रम ज्ञात हो। इस प्रकार के वर्गीकरण में यह माना जाता है कि एक प्रकार के टैक्समा का विकास पूर्वजों से हुआ है। वर्तमान में हम उन स्रोतों से प्राप्त सूचना को वर्गीकरण की समस्या सुलझाने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा अंक कोड का प्रस्तुत क्रोमोसोम के आधार पर रासायनिक अवयवों का भी उपयोग कर पादपों के वर्गीकरण किया जाता है। मतलब कह रहा है कि अभी जाति के आधार पर वर्णन किया जा रहा है, उसके वंशा उनके क्या आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग किया जा रहा है ना। तो अभी जो सब उनके क्रोमोसोम के आधार पर अलग किया जा रहा है ना। तो आप इसको 3 पॉइंट है, आप इसमें से लिख सकते हैं कि वर्गीकरण पद्धति के समय समय पर आए परिवर्तन की व्याख्या के लिए। तो पहला था कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में, इसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा में क्या है कि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के आधार पे, आप इसको भी स्क्रीनशॉट थोड़ा सा लेकर लिख दीजिएगा। नहीं तो वीडियो को धीरे धीरे चलाकर अपने कॉपी पर आराम से इसको लिखिए और उसमें थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद है क्या, जाति वृत्तीय वर्गीय की पद्धति के आधार पे, इसमें से थोड़ा सा आपको जो जो अच्छा लगे, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, आप उसको अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखें। पहला क्या है, परपोषी बैक्टीरिया, दूसरा है आद बैक्टीरिया। इसका क्या करना है, आपको महत्व को लिखना है कि इसका आपके जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो पहला क्या है, परपोषी बैक्टीरिया, ठीक है। परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने, प्रतिजैवी उत्पादन में तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो होता है कि आप परपोषी बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने के लिए करते हैं आप लोग, प्रतिजैविक में करते हैं आप लोग, प्रतिजैविक क्या है, दवा का निर्माण में किया जाता है, और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है आद बैक्टीरिया। आद बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस निर्माण तथा खानों में किया जाता है। दो उपयोग इसको आप लोग देख लिए हैं, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से,
और इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा कोई पर लिख कर, ठीक है। तो पहला है क्या, परपोसिव बैक्टीरिया, दूसरा है कि आद बैक्टीरिया। में आपका दो विशेषता को लिखना है, तो आप इसमें से पहला विशेषता लिख दीजिएगा, परपोसिव बैक्टीरिया का उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। दूसरा विशेषता लिख दीजिएगा, परजीवी उत्पादन में तथा, अब दो विशेषता इसको लिख दीजिए। और क्या लिख लिख सकते हैं आप, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में लिख सकते हैं आप, ठीक है। आद बैक्टीरिया में क्या लिखिए, आद बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस निर्माण में किया जाता है तथा खानों में इसका यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, डाइटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। आप इसको अच्छे से, डाइटम की कोशिका भित्ति का क्या लक्षण है। तो डाइटम की कोशिका भित्ति हम लोग जानते हैं कि यानी कि जानते हैं कोई भी जैसे पादप का जो कोशिका भित्ति कांचे का बना हुआ रहता है, सेलुलोज का बना हुआ रहता है, उसी तरह से आपकी डाइटम की कोशिका भित्ति की विशेषता लिखना है। तो डाइटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है, इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका पाई जाती है। और कोशिका भित्ति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपर को क्या कहा जाता है, ऊपर वाला जो भाग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एपिथिक बोलते हैं, तथा नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पायरो पायरोफिटिक बोलते हैं। यह दोनों साबूदानी की तरह लगे होते हैं और डाइटम की कोशिका भित्ति एकल होकर डाइटोमेसियस अर्थ बनाते हैं, है ना। ये सबसे छोटा आपके लिए एकदम है, एकदम छोटा करके लिखे हैं दोस्तों कि डाइटम में कोशिका भित्ति कांचे का बना हुआ होता है, सिलिका का बना हुआ रहता है। कोशिका भित्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, एपिथिका बोलते हैं, तथा नीचे वाले भाग को हाइपोथिका बोलते हैं। ये दोनों साबूदानी की तरह लगे हुए रहते हैं। डाइटम में कोशिका भित्ति एकत्र होकर डाइटोमेसियस अर्थ बनाती है। अब इसको सबसे वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको आप अपने कॉपी पर आराम से लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको आप याद कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि शैवाल पुष्पन तथा लाल शैवाल क्या दर्शाता है। शैवाल पुष्पन तथा लाल शैवाल क्या दर्शाता है, ठीक है। तो शैवाल पुष्पन की शैवालों की प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाती है। जो शैवाल है, जो जल में जो अत्यधिक वृद्धि कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शैवाल पुष्पन के नाम से हम लोग जानते हैं। यह मुख्य रूप से नीली हरी शैवाल द्वारा होता है और डाइनोफ्लेजिलिटस जैसे गोनेयुलेक्स के त्रिगुणन से समुद्र के जल का लाल तरंगे कहलाती है, ठीक है। तो शैवाल पुष्पन जो होता है दोस्तों, कि शैवाल जो होता है प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि शैवाल पुष्पन कहलाता है। यह मुख्य रूप से नीले हरे शैवाल में होता है। इतना लिख सकते, लिख दीजिए 2 पॉइंट में। उसके बाद क्या होता है कि जो लाल तरंगे है, यह समुद्र के जल का लाल होना लाल तरंगे कहलाती है। यह क्यों होता है कि डाइनोफ्लेजिलस जैसे गोनियुलस के त्रिगुणन से समुद्र का जो होता है, समुद्र का जो जल है लाल हो जाता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझ लिए होंगे दोस्तों, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में अच्छे से इसको लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। सवाल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि से वायो वायो वायरस से वायरोड कैसे भिन्न होता है। आपको अंतर लिखना है, वायरस तथा वायरोड में अंतर आप लिख सकते हैं। ये आपको 5 नंबर में आपको ये आएगा, ठीक है। तो पहला अंतर है, यह न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। वायरस जो क्या होता है, पहला न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। वायरोड जो क्या होता है, यह आरएनए का बना हुआ होता है। इसमें दूसरा अंतर है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा क्या पाया जाता है, आरएनए होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। जैसे आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म देखिएगा तो डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें तीसरा अंतर है प्रोटीन का कवच। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, कवच पाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का कवच
नहीं पाया जाता। इसमें प्रोटीन कवर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। वायरस सभी जीवों को संक्रमित कर सकते हैं। वायरस केवल पौधे को संक्रमित करते हैं। ठीक है। वायरस और वायोर दो तरह, ये दोनों के बीच में आपको क्या करना है, तो अंतर लिखना है। तो वायरस के बारे में आप लोग जानवे करते हैं दोस्तों कि यह इंसान में बीमारी को फैलाता है। ठीक है। और वायरस क्या करता है, यह पौधे में बीमारी को फैलाता है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से एकदम कॉपी पर लिख कर याद कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों को संक्षिप्त में वर्णन करें। प्रोटोजोआ के क्या करना है आपको, 4 समूह को संक्षिप्त में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको वर्णन करना है। ठीक है। तो देखते हैं ना, प्रोटोजोआ जंतु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले यूकेरियोटिक सूक्ष्मदर्शी परपोषी सरलतम जंतु है। ठीक है। प्रोटोजोआ किस में आता है, तो प्रोटिस्टा में आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो जिसमें पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है। तो प्रोटोजोआ आप याद कर लीजिए सबसे आसान है कि आप ये किस जगत में आता है, तो प्रोटिस्टा जगत में आता है। यह कोशिकीय होते हैं। कोशिका का समस्त कोशिका जैविक क्रियाएं संपन्न होते हैं। यह परपोषी हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवित होते हैं जिन्हें 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्रोटोजोआ कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, अमीबीय प्रोटोजोआ। पहला क्या है, अमीबीय प्रोटोजोआ। यह स्वच्छ जलीय समुद्री होते हैं। कुछ नम मृदा में भी पाए जाते हैं। समुद्री प्रकार के अमीबीय प्रोटोजोआ की तरह यह सिलिका का कवच होता है। यह कूटपाद की सहायता से प्रजनन तथा पोषण करते हैं। एंट अमीबा जैसे कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलाइटा के कारण अमीबीय पेचिश रोग होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले ये बताया गया है कि प्रोटोजोआ 4 तरह के होते हैं। पहला क्या है, अमीबीय प्रोटोजोआ। इसमें क्या आता है कि आपको मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण क्या होता है, अमीबीय पेचिश नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है, यह कूटपाद की सहायता से प्रजनन करता है तथा पोषण करता है। ठीक है। और यह क्या होता है, यह जो है स्वच्छ जल या समुद्री में पाया जाता है ना। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, नहीं तो आप जिस तरह से लिखा हुआ है इस तरह से भी आप इसको आराम से लिख दीजिएगा। यह 5 नंबर में आपको पूछेगा। ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ देखते हैं हम लोग दोस्तों कि क- कच्छा कच्छावी प्रोटोजोआ। दूसरा क्या प्रोटोजोआ है, कच्छावी प्रोटोजोआ। यह समूह के सदस्य स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। इसके शरीर पर रचनात्मक आवरण पेली पेलिकल होते हैं। प्रचलन तथा पोषण में कच्छाव सहायक होते हैं। ट्रेपेनोमा परजीवी में निद्रा रोग, लिस्मीनिया से काला जार रोग होता है। जैसे ये क्या है कि यह एक तरह क्या है, परजीवी है। ठीक है। इससे इसमें इसमें जो ट्रेप ट्रेपेनोसोमा जो है परजीवी है, निद्रा रोग का वाहक है। ठीक है। तथा काला जो रोग का वाहक कौन है, लिस्मानिया क्या है, जो काला रोग का वाहक है। इसका इसका जो शरीर है का जो रचना जो आवरण है पेलिकल का होता है। इसका शरीर का जो रचना आवरण क्या चीज का होता है, तो पेलिकल का होता है। यह स्वतंत्र अथवा यह स्वतंत्र अवस्था में परजीवी होते हैं। अब इस तरह को इसका पॉइंटिंग में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप जिस तरह से लिखा हुआ है इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। वीडियो को धीरे धीरे आप कर लीजिए, उसके बाद आप अपने कॉपी पर आसानी से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। गौ में आता है कि जो देखिए अमीबा का एक फ़ोटो बनाया गया है। आप इसको बना लीजिएगा, है ना। अगर आपको मन करेगा तो बनाइएगा, नहीं मन कीजिएगा तो नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। गौ में है कि पक्षीय प्रोटोजोआ, ठीक है। गौ में क्या है? पक्षीय प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं एवं इसमें अत्यधिक पछाव पाया जाते हैं। शरीर डिग पेसिकल से घिरा होता है। इसमें अस्थायी कोशिका मुख्य एवं कोशिका गुद पाई जाती है। प्रच्छन्नामो लयबद्ध गति के कारण भोजन कोशिका मुख में पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम, ठीक है। बोले कि पैरामीशियम जो है किस प्रोटोजोआ में आता है आपको, तो वो लिखना पड़ेगा किस में आता है, तो पक्षमाभी प्रोटोजोआ में आता है। बोले कि जो पैरामीशियम है पक्षमाभी प्रोटोजोआ के सदस्य का भाग है, ठीक है। यह जो क्या होता है, जलीय होता है और अत्यधिक पश्चाप पाया जाते हैं। शरीर क्या होता है, ड्रिग पेडिकल से घिरा हुआ होता है और यह अस्थायी कोशिका मुख्य पाया जाता है ना। यह पक्षाई प्रोटोजोआ क्या है, इसका कुछ इसका लक्षण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। स्पोरो प्रोटोजोआ क्या होता है, यह अंतःपरजीवी होते हैं। इसमें प्रचलन नाग का अभाव होता है। कोशिका पर पेलिकल का आचरण होता है। इसमें जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य जीवाणुओं का निर्माण होता है। मलेरिया परजीवी में क्या आता है, प्लाज्मोडियम। अगर बोले कि मलेरिया का कौन सा परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम है। यह अंतः परजीवी। स्पोरोआ प्रोटोजोआ क्या है, यह अंतः परजीवी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडियम के कारण कुछ दशक पूर्व होने वाले मलेरिया रोग के कारण आबादी में कुप्रभाव पड़ा था। बहुत जो पहले का जो समय था दोस्तों, कि मलेरिया रोग के कारण क्या होता है कि मानव आबादी में बहुत ही बड़ा बदलाव कुप्रभाव आया था, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिए फिर से, कि प्रोटोजोआ का 4 प्रमुख संक्षिप्त में वर्णन करें तो पहला वर्णन कर दीजिएगा, मैं भी है प्रोटोजोआ लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा कुछ लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा कछाया प्रोटोजोआ, उसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा, है ना। चौथा में क्या लिखिएगा कि पछाई प्रोटोजोआ, इसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा, है ना। और उसमें क्या, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रोटोजोआ लिख कर इसमें थोड़ा सा इसमें लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पादप परपोषी है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी होते हैं। क्या पादप स्वपोषी होते हैं? बताया जा रहा है कि पादप क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषी होते हैं, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, कीटभक्षी पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेला, नेफेंथिस आदि आंशिक परजीवी है। यह पौधे हरित तथा स्वपोषी होते परंतु नाइट्रोजन के लिए कीटों पर निर्भर करते हैं। यह क्या करते हैं दोस्तों, कि यह स्वपोषी भी होते हैं और क्या होते हैं, परपोषी भी होते हैं। अधिकांश रूप से जैसे देखिए कीटभक्षी पौधे जो कीट को खाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ड्रोसेला हो गया, तिपैंतीस हो गया, आंशिक रूप से परपोषी है, यह दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह पौधे हरे तथा स्वपोषी हैं परंतु नाइट्रोजन के लिए कीटों पर भी आश्रित होते हैं। यह स्वपोषी हैं लेकिन क्या करते हैं कि कीटों पर क्या होते हैं, यह आश्रित होते हैं। किसके लिए, तो नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो इसमें से 4 को नाम लिख दीजिएगा, नेफेंथिस, ड्रोसेला, कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग, सेवालास तथा कवकाश शब्द से आप क्या समझते हैं। सेलावास तथा कवकाश शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। लाइकेन में शैवाल का कवक सजीवी रूप में रहते हैं। इसमें शैवाल वाले भाग को शैवालाश तथा कवक वाले भाग को कवकाश कहते हैं। शैवालों का भोजन निर्माण करता है जबकि कवकाश सुरक्षा एवं जनन में सहायक होते हैं। तो बताया जा रहा है कि सेलवास जो होते हैं
ये क्या होते हैं? शैवाल वाले भाग जो जो होते हैं लाइकेन में शैवाल तथा कवक सजीवी रूप में रहते हैं। तो जो शैवाल वाले भाग को क्या क्या बोला जाता है? शैलवास बोला जाता है। और कवक वाले भाग को क्या बोला जाता है? कवकाश बोला जाता है। ठीक है। शैवाल का भोजन निर्माण करता है, जबकि कवकाश क्या करता है? सुरक्षा एवं जनन में सहायक होते हैं। आप इसको आराम से लिख लीजिएगा, है ना। एकदम छोटा सा करके इसको बताया गया है, थोड़ा समझाया गया है, ज़्यादा पॉइंट इसमें भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि कवक जगत में वर्गों की तुलना विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। तो पहला क्या है? पोषण की विधि। दूसरा क्या है? जनन की विधि के द्वारा किया जाता है ना। तो आप इसको 4 भागों में बांट दीजिएगा। उसके बाद इसमें से कर दीजिएगा फाइकोमाइसिटीज, एकोमाइसिटीज, वेडियोमाइसिटीज, ड्यू ड्यूटेरियोमाइसिटीज। इस तरह से करके आप इसमें लिख दीजिए। यह क्या है? मृतजीवी एवं पूर्ण परजीवी है। इसमें लिखिएगा मृतोजीवी परजीवी है। इस और क्या है? को कोप्रोफिकस है। और इसमें क्या है? मृतो मृत परजीवी या परजीवी है। और क्या है? मृतो परजीवी या परजीवी है ना। पोषण की विधि में लिख दीजिएगा। उसमें क्या कीजिएगा? फिर उसको जनन की विधि में कर दीजिएगा अलैंगिक जनन, लैंगिक। उसके बाद का क्या करिएगा? फाइकोमाइसिटीज लिख दीजिएगा, एकोमाइसिटीज लिख दीजिएगा, विसोमाइसिटीज लिख दीजिएगा, ड्यूटियोमाइसिटीज लिखिएगा। और उसमें जो थोड़ा सा इसका जनन की विधि लिख दीजिएगा। इसमें कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। और इसमें कौन सा जनन होता है? इसमें अलैंगिक होता है, इसमें अलैंगिक। और चारों में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। पहला पॉइंट हो गया, चारों में क्या होता है? जनन की विधि कैसा है? तो अलैंगिक है। तो इसमें किस तरह से अलैंगिक जनन होता है? तो ज्यूरोस्पोर या अचल प्लेस एप्लेनस्पोर द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक युग्मक धायनीय संपर्क युग्मकों का क्षारीय संयुक्त के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन कोडनियों द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन इकाई के अंदर बनाने में होता है। ठीक है। आप इस तरह से इसको आप अपने कोई पर लिख कर याद कर लीजिएगा, है ना। कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण इसमें किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको आप वीडियो को धीरे धीरे कर लीजिएगा और इसको इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये भी ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूग्लिनाइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो यूग्लिनाइड के चारित्रिक लक्षण में पहला क्या? अधिकांश स्वच्छ स्थिर जल में पाए जाते हैं। इसके कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पे क्या होता है? प्रोटॉन युक्त लचीला आवरण पेलिकल पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कछाव होते हैं। एक छोटा सा सूक्ष्म, एक छोटा सा दूसरा बड़ा कछाव होता है। और क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीवों के भक्षण करते हैं, अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे इस उदाहरण के लिए क्या है? तो एगुलीना है। ठीक है। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि एगुलियोनाइट ये क्या है, विशेष चरित्र क्या है, उसका जो चरित्र किस तरह से होता है, उसका लक्षण किस तरह से होता है। तो इसका जो अधिकांश जो क्या स्थिर जल में पाया जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थिर जल में पाया जाता है। ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है? इसका अभाव होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर रचनात्मक प्रोटीन युक्त लचीला आवरण क्या होता है? पेलिकल होता है। इसमें 2 कच्छाव होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जाए और भोजन का निर्माण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में जंतुओं के भांति सूक्ष्म जीवों का भक्षण कर लेते हैं। ठीक है।
आप इसको आराम से लिख लीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। संरचना तथा आनुवांशिक पदार्थ की क्या है, प्रकृति के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों को आप लोग नाम लिखिएगा। ठीक है। वायरस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वायरस 2 प्रकार के पदार्थों के बने होते हैं। ठीक है। पहला पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। जो वायरस जो होते हैं 2 पदार्थों को मिलने से बनता है। पहला क्या है, प्रोटीन, तथा दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन का घोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे केप्स केपी केपिसलट कहते हैं। प्रत्येक केपिसड छोटे छोटे इकाइयों का बना होता है, छोटे इकाइयों का बना होता है, जिससे क्या कहते हैं, कैप्सियोमियस कहा जाता है। कैप्सियोमियस न्यूक्लिक कोर के चारों ओर एवं जियोमेट्रिकल फैशन में होते हैं। न्यूक्लिक RNA या DNA के रूप में पाया जाता है। ठीक है। तो वायरस क्या चीज़ का बना हुआ रहता है दोस्तों, तो लिखेगा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वायरस क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, प्रोटीन का और न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ रहता है। प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे कैप्सिड कहा जाता है। पर अब इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में अच्छे से टाइप कर लिख लीजिएगा। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसका जो देखते हैं, वायरस से होने वाले कुछ रोग के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि जो वायरस से होने वाले कुछ रोग हैं तो क्या है, एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू, है ना, सार्स, ये सब कुछ है रोग है, वायरस से होने वाले कुछ यह रोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपनी कक्षा में इस शीर्षक क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव है पर आप लोग चर्चा कीजिए। आप लोग अपने क्लास में जाइएगा और चर्चा करना है कि वायरस क्या सजीव है कि निर्जीव है। तो हम लोग देखते हैं कि वायरस जो इसकी खोज किसने किया था, इब्नोस्की ने कब किया था, 1892 में किया था। यह संक्रमित रोग 92 में किया था। इसमें यह जो क्या करते हैं, यह जो होता है पौधे के रस स्वस्थ पौधे के पत्तियां पर लगने से स्वस्थ पत्तियों के लोग ग्रस्त हो जाते हैं। इस आधार पर तरल विष संक्रमण जीवित तरल तथा WM स्टेनले ने वायरस का क्रिस्टीय अवस्था में अलग किया। डार्लिंगटन ने इसे 1844 में खोज की। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। वायरस में सजीव तथा निर्जीव मध्य कड़ी मानी जाती है। कहने का मतलब हो रहा है कि दोस्तों कि बहुत सारे वैज्ञानिक थे। ठीक है। जो पहला वैज्ञानिक जो है इन्होंने वायरस की जो खोज 1892 में किया। फिर उसके बाद किस रूप में किया था, तो फिल्टर के क्षण या क्रूप्स फिल्टर के क्षण पाते हैं। ठीक है। उसके बाद W जेलिक ने पाया कि संक्रमित पौधे के रस को स्वस्थ पौधे के पत्तियों पर लगते हैं तो क्या होता है, स्वस्थ जो पौधे हैं क्या होता है, रोग ग्रस्त हो जाते हैं। ये देखते हैं कि जो बीमार वाला जो पौधा है उसके रस को निकाल के अच्छा वाले पौधे पर लगाया जाता है तो यह बीमार हो जाता है। इस आधार पर तरल विष या संक्रमण जीवित तरल कहा जाता है। WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टीय अवस्था में अलग किया था। ठीक है। डार्लिंग ने वायरस
डार्लिंगटन ने क्या किया था, वायरस वायरस की खोज 1944 में किया था। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, वायरस के सजीव लक्षण, वायरस वो सजीव लक्षण है, तो देखते हैं वायरस सजीव है कि निर्जीव है। वायरस प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल का से बने होते हैं। जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाते हैं। वायरस का न्यूक्लिक अम्ल पोषण कोशिका में पहुंच कोशिका के अपचय क्रिया नियंत्रण स्थापित स्थापित स्रोत द्विगुणित करते हैं और अपने लिए आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, वायरस के संवर्धन केवल जीवित कोशिका में होती, इसके उत्परिवर्तन के कारण आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। वायरस ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरण एवं अन्य प्रतिपेदित के अनुदिश कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि वायरस सजीव होता है कि नहीं? तो वायरस सजीव होते ही हैं दोस्तों। ठीक है, यह क्या होते हैं कि जीवित कोशिका के संपर्क में आते ही क्या हो जाते हैं, यह सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, जब तक बाहर है, जब तक यह निष्क्रिय अवस्था में, लेकिन जैसे ही कोई इंसान के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, यह सक्रिय हो जाएगा। वायरस में प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाएं में होती है। जो इसका इसका जो ज़्यादा विकास है किसमें होता है, जीवित कोशिका में होता है। मृत कोशिका में से विकास ज़्यादा नहीं होता है। इसके उत्परिवर्तन के कारण आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अगर ये शरीर में चला जाएगा तो आपका आनुवंशिक विभिन्नता होने का चांस ज़्यादा होगा। हम लोग जानते हैं कि वायरस के निर्जीव लक्षण, जो वायरस का क्या होता है, कुछ निर्जीव लक्षण भी होते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम के अभाव में कोई उपचय क्रिया संपन्न स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। यह जो है, इसमें एंजाइमस के कारण जो होता है, तो खुद से यह अभिक्रिया नहीं कर सकता है। खुद यह स्वतंत्र रूप में रहता है। यह जो है खुद से मतलब बीमारी नहीं फैल सकता है। ठीक है, यह जब तक किसी के संपर्क में नहीं आएगा, यह बीमारी को नहीं फैलाएगा। वायरस केवल जीवित कोशिका में पहुंचने ही सक्रिय होता है। जीवित कोशिका के बाहर यह निर्जीव अवस्था में होता है। ठीक है, वायरस में कोशा अंग तथा दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल आरएनए तथा डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाते हैं। वायरस के रबों में के रूप में जीवित जीवों के भांति सुरक्षित रखा जाता है। रबे की अवस्था में भी इससे संक्रमण शक्ति कम हो जाता है। कहा जा रहा है कि वायरस जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है, लेकिन वह जो होते हैं, समझिए कि वह निर्जीव अवस्था में है। ठीक है, जब तक यह इंसान के शरीर में नहीं पहुंचेंगे, जीवित कोशिका में नहीं पहुंचेंगे, यह बीमारी नहीं फैला पाएंगे। ठीक है, यही बताया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से मैं आई होप सभी क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन आंसर अच्छे से करवा दिया हूँ। अगर आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना, कोई पर नोट कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही, ये वीडियो को बनाने में बहुत ही समय लगा है दोस्तों, क्वेश्चन को लिखने में समय लगा है ना। तो ये जीव जगत का वर्गीकरण का चैप्टर 2 था, जिसको हमने अभी अच्छे से डिस्कशन के साथ साथ आपको इसका जो है वीडियो आपको हम दे दिए हैं। अगर कोई पीडीएफ चाहते हैं, जैसे जीव जगत का वर्गीकरण का, हमको भैया हम नहीं लिख पाएंगे, हम कोई पर इसको हम नहीं लिखेंगे, हमको पीडीएफ दे दीजिए, है ना। तो पीडीएफ पाने के लिए आप मैसेज कीजिए, कमेंट में जाकर मैसेज कीजिए, अपना नंबर कमेंट में जाकर डालिए कि भैया इस नंबर पे मेरा पीडीएफ भेज दीजिए, है ना, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है कि अपने दोस्तों के पास जो पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी क्या करें, इसको अपने कोई पर लिख लें, है ना, और इसको याद करें, ताकि आने वाले समय में उनका याद करने का क्षमता बढ़ सके। अब अभी आप लोग 11th क्लास में हैं, दिसंबर से चाहे जनवरी से आप 12th क्लास का पढ़ाई स्टार्ट होगा, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारा विषय का एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है करवाऊँ। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग चैप्टर 3 में। ठीक है, और नए जोश के साथ
इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ। आप लोग मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।